So good morning student, welcome back to in this session. In this video we will try some basic concept related to calculus, differentiation. In our previous video we cover differentiation and its formula, related numerical, related different type of use in physics and application based on derivatives. In this video we will understand the basic knowledge related to integration. So our topic is integration. It is a reverse process of differentiation. D for differentiation. And in calculus we use I symbol for integration. सो जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, डी फॉर डिफरेंशिएशन. और इंटीग्रेट करना, हम बहुत सारे चीज़ों को इंटीग्रेट करके समझ सकते हैं, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन. इसको समीशन भी हम लोग समझते हैं, समीशन, इसको समीशन भी अब समझते हैं. इसे सिग्मा से भी डिनोट किया जाता है, स्टैटिक्स डायनेमिक्स में आप समझते हैं. तो इंटीग्रेशन को आई से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय I. इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. अब सपोज हमारे पास प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था d/dx ऑफ x रेज पावर n. तो ये पावर फॉर्मूला हमारे पास समझा था, इसको हमने मैथमेटिकली समझा था nx n-1. और यहाँ पे n जो है वो कोई भी फंक्शन हमारे पास जो दिया रहेगा उसका पावर है हमारे पास, ठीक है. अब x को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ करना था. इसी तरीके से जो पावर फॉर्मूला है, जो हमारा पावर फॉर्मूला है x रेज पावर n dx. सपोज इस तरीके से हमारे पास पावर फॉर्मूले के फॉर्मेट में है, तो उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन का साइन होता है. ये जो इसे डिनोट आई से करते हैं और इस साइन का यूज इसको समझने के लिए हम करते हैं. तो ये इंटीग्रेशन का साइन है इस तरह से. अब इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं. इसके लिए फॉर्मूला होता है x रेज पावर n+1 बाई n+1 प्लस सी, where c is equal to integration constant and n is equal to power. अब देखो ये जो हमारा फॉर्मूला है पावर फॉर्मूला, ये डिफरेंशिएशन की तरह है. डिफरेंशिएशन में nx n-1 था और यहाँ पे हमारे पास ये पावर, ये नेगेटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया. कंपेयर हम करके समझ सकते हैं, इसको एक दूसरे से कोरिलेट करके हम समझ सकते हैं. और इसमें अगर हम इसको ट्रिक्स के फॉर्मेट में देखें किस तरीके से फॉर्मूला में याद होगा, तो अगर यहाँ पे देखें तो x रेज पावर n+1 है, तो जो पावर आपके पास है वही आपके डिनोमिनेटर में भी आना चाहिए. इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं. अब इस पे बेस एक एग्जांपल, बहुत ही इजी एग्जांपल सॉल्व करते हैं. सपोज हमारे पास, अब हम दोनों को कोरिलेट करके समझेंगे. पावर फॉर्मूला हमें डिफ्रेंशिएट करना है x रेज पावर -1 को, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो ये -1 x रेज पावर -1 मीन्स जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है इस तरीके से. इसी तरीके से जब हम इसमें यही क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं और x रेज पावर -1 को हम सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व किस तरीके से होता है, इसके लिए हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा. और वो इस पावर फॉर्मूले से जुड़ा हुआ है कि जो ये पावर फॉर्मूला है यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होती है वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू -1. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है इंटीग्रेशन का. डिफरेंशिएशन में कंडीशन नहीं है, इंटीग्रेशन में कंडीशन है कि जो भी पावर, अगर सपोज कोई फंक्शन हमें दिया रहेगा, अगर उसका पावर -1 है तो वो सॉल्व नहीं होगा. तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है पॉसिबल, देख लेते हैं. अगर हम यहाँ पे रखना चाहें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा -1 + 1, और जो पावर में होता है वही फंक्शन डिनोमिनेटर में आना चाहिए. अगले स्टेप में जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आता है, जो कि नॉट डिफाइन हमारे पास सॉल्यूशन मिलता है. तो ये पॉसिबल नहीं है इसका सॉल्यूशन. इसी वजह से जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है इंटीग्रेशन का, कि यहाँ पे n इज़ नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए. अगर ऐसा होगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा.
अब सपोज एक और एग्जांपल से समझते हैं, कोरिलेट करके समझते हैं, d/dx ऑफ एक्स रेज पावर 7। तो ये देखो कितना इजी है, यहाँ पे n हमने 7 इसको कंपेयर कर दिया बेसिक फॉर्मूले से, तो ये 7 आगे आएगा, तो 7x 7 - 1 मीन अगले स्टेप में 7x रेज पावर 6। तो ये बेसिक फॉर्मूले से, ये पावर फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन सॉल्व होता है। इसी फॉर्मूले को, इसी क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन सपोज हमें निकालना है x रेज पावर 7 dx। कैसे करेंगे इसे? तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है x रेज पावर n+1, मीन्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7+1/7+1। ये स्टेप भी है, जो आप पावर होता है वही अपॉन में भी आना चाहिए, फॉर्मूले में भी देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा x रेज पावर बाई 8 + c। तो इसका सॉल्यूशन ये मिलता है हमको कि अगर पॉजिटिव पावर है तो वो नॉर्मल पावर फॉर्मूले से सॉल्व होगा, और अगर नेगेटिव पावर में है, अगर -1 यहाँ पे कहीं पे भी होगा तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि 0 से इसको डिवाइड करके इन्फिनिटी आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल देखते हैं जो कि बेसिक पावर फॉर्मूले पे बेस होते हैं। तो ये फॉर्मूले हमें सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए हमें पावर फॉर्मूला हमने अभी इंट्रोड्यूस किया, पावर फॉर्मूला जो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन x रेज पावर n dx = x रेज पावर n+1/n+1 + c, वेयर c = इंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड n = पावर। और कंडीशन इसके लिए है इफ़ n इज़ नॉट इक्वल टू -1, फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसको हम मेथड लगा के, इसी मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप हमारा होता है, हमें यहाँ पे n की वैल्यू देखनी पड़ती है। तो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू क्लियर दिखाई दे रही है, वो है 5। तो जब हम पावर फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो x रेज पावर n+1 मीन्स ये हो जाएगा, n हमने ढूंढ लिया 5 है, तो 5 + 1, और जो पावर में होगा वही डिनोमिनेटर में होता है, ये इसका स्टेप भी है। तो ये हो जाएगा अगले स्टेप में x रेज पावर 6/6 + c। ये हमारा आंसर आ गया पहले का। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इसमें देखते हैं dx के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो ये 3 है, ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेते हैं। और अब हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो बन जाएगा पावर के फॉर्मेट में, जहाँ पे कि n हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे n कितना है, 11/12। ये हमने कंपेयर करके देख लिया, ठीक है। तो 11/12 है, तो इसको अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा, x रेज पावर n+1 और वही डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा 11/2 + 1/11/2 + 1। अब नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व होगा, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 11/12 में 1 को ऐड करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 12 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा आपका 12 + 11 मीन्स 23/2। तो ये सॉल्व हो क्या आएगा, 3 × x रेज पावर 23/12। और जो हमने पावर में सॉल्व करने को मिलता है वही अपॉन में भी ये सॉल्व करके आएगा। ये इसका इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये हमारा सॉल्यूशन मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरीके से है, इंटीग्रेशन 5/x रेज पावर 5 dx। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको हम रीअरेंज करेंगे पहले। जो 5 है ये एज इट इज चलेगा, और x रेज पावर 7 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इसका पावर पॉजिटिव था, ऊपर डिनोमिनेटर टू, जब नॉमिनेटर में हम ले जाएंगे तो ये माइनस, जिसका साइन चेंज होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 को हम बाहर ले लेते हैं, कॉमन 5 कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, और हमारा जो क्वेश्चन बन जाएगा वो बन जाएगा पावर के फॉर्मेट में। और यहाँ पे पावर कितना है, वेर n = -7 क्लियर दिखाई दे रहा है, पावर हमारे को 7 -7 नेगेटिव है। तो हम इसको आगे अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, ये अगले स्टेप में सॉल्व होके बन जाएगा x रेज पावर -7 + 1। अब जो पावर में होता है वही डिनोमिनेटर में भी आना चाहिए, इसका स्टेप का ट्रिक है। तो ये सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 5 × x रेज, आप देखो -7 + 1, ये सॉल्व करेंगे तो ये -6 आएगा, -6 आएगा। तो ये -6 और अपॉन में भी वही वैल्यू आनी चाहिए। तो ये +c, इस तरह से हमें आंसर मिलता है थर्ड क्वेश्चन का। तो ये बेसिक पावर फॉर्मूले पे बेस सारे के सारे क्वेश्चन हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 1। इसमें यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन का साइन है, इसके साथ में हमको एक स्पेशल कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ मिल रही हैं। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन 1 to 3 5x रेज पावर 3
इंटू डी एक्स। तो ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझते हैं। तो मैं ये हटा रहा हूँ यहाँ से जो भी हमने भी सॉल्व किया। और ये एंड वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशल टाइप है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास है I इजिकल टू 1 2 3 5 एक्स रेज पावर 3 डी एक्स। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हमने अभी तक नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू विद इंटीग्रेशन साइन आ गया। तो इसको हम कहते हैं, जो अपॉन में यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट। और ये जो हमारा अपर इस तरह से ऊपर है इसको हम कहते हैं अपर लिमिट, इसको हम कहते हैं अपर लिमिट। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है एफ एक्स ए टू बी। तो ये जब सॉल्व होता है मीन्स ये की फॉर्मूला, इसको हम ध्यान रखेंगे, लिमिट मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं, सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स में, तो इसका लोअर लिमिट ए है और अपर लिमिट बी है। तो ये सॉल्व होता है तो ये हो जाएगा, पहले अपर लिमिट इसको रिप्लेस करता है माइनस, फिर लोअर लिमिट इसको रिप्लेस करता है। इसका यूज़ करना हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट हमारे पास 3 है, अपर लिमिट हमारे पास 3 है और फंक्शन हमारे पास 5 हमने बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट था, और एक्स रेज पावर 3 डी एक्स। अगले स्टेप में 5 एज इट इज चलेगा, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद एक्स रेज पावर 3 को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे एन हमें क्लियर दिखाई दे रहा 3 है, और 3 में जब हम पावर फॉर्मूला लगाएंगे तो n प्लस 1 मीन्स एक्स रेज पावर 3 प्लस 1, और जो पावर में आता है वही अपॉन में भी आता है। तो अगले स्टेप में हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स रेज पावर 4/4। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे जो भी वैल्यू हमने इंटीग्रेट करके निकाली है वो उसको हम बिग ब्रैकेट में रखते हैं, और लोअर लिमिट को एज इट इज़ यहाँ पे रखते हैं। अपर लिमिट हमारे पास 3 है, और ये हमारा अगले स्टेप में सॉल्व होगा। 5 एज इट इज़ चलेगा, और 5 और 4 कांस्टेंट है, इसको आगे लिख लेंगे। और हमारे पास फंक्शन आ गया एक्स रेज पावर 4, लोअर लिमिट 1 to 3। और अब हम यहाँ पे लिमिट का कंसेप्ट लगाएंगे, जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एक्स ए टू बी एफ बी माइनस एफ ए, मीन्स पहले एक्स को रिप्लेस करेगा अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे अपर लिमिट 3 है तो एक्स को रिप्लेस करेगा 3, तो ये हो जाएगा 3 रेज पावर 4, माइनस एक्स को रिप्लेस करेगा 1, तो ये हो जाएगा 1 रेज पावर 4। तो अगले स्टेप में जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू, अब 3 रेज पावर 4 निकालना है। तो 3 रेज पावर 4 कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 81। ये तो 27 होता है, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा। और वैसे भी हमें पावर याद होनी चाहिए 20 30 तक की सारे के सारे, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, स्क्वायर रूट, इसकी हेल्प हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में मिलती है। तो ये 81 आ गया, और 1 का पावर 4 1 ही होगा। अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो ये 80 इंटू 5/4, और देखिए 4 to 80 को 20 टाइम कैंसिल आउट करेगा। तो अगले स्टेप में हमारे पास आंसर मिल जाएगा 100। तो इंटीग्रेट करके हमारे पास आंसर 100 आ गया। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अभी तक हमने कुछ क्वेश्चंस के, एक में हमने लिमिट का कंसेप्ट लगाया, एक में हमने विदाउट लिमिट किया। तो ध्यान रखने वाली बात हमारे पास ये है, मैं यहाँ पे इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। अगर हमारे पास कोई नॉर्मल फंक्शन रहेगा, मीन्स जैसे हमारे पास एक्स रेज पावर 3 डी एक्स है, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आएगा एक्स रेज पावर 4 + 4 + c। तो यहाँ पे जो c ऐड करना होता है, अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे फिनिट फॉर्म था, यहाँ पे लिमिट 1 to 3 है, तो एक लिमिट में है, तो जब लिमिट में हमें सॉल्व करनी होती है वैल्यू, तो हमें एक ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, तो हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन मिलता है कंप्लीट एक न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में। बट अगर हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं नॉर्मल एक्स के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, तो जो भी हमारा आंसर बनता है उसमें हमें सी को ऐड करना पड़ता है। ये जो सी है इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसी का यूज़ कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना है। तो ये है, इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सपोज हमें डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले मालूम है, सपोज d/dx ऑफ साइन एक्स की वैल्यू हमें मालूम है, d/dx ऑफ कॉस एक्स की वैल्यू हमें मालूम है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, या d/dx ऑफ
साइन कॉस टेन हमें मालूम है, या डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस टेन कॉट एक्स की वैल्यू मालूम है, या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस टेन कॉट सेक की वैल्यू मालूम है, या फिर जो फाइनल फॉर्मूला है सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स की वैल्यू हमें मालूम है। तो साइन की वैल्यू हमें मालूम है क्या होती है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, एंड कॉसेक एक्स का होता है नेगेटिव कॉसेक एक्स कॉट एक्स। अब देखिए थोड़ा एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूलेज जो कि हमें याद करने होते हैं, और हम इनकी हेल्प से भी इनको बना सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जो भी इंटीग्रेशन होता है वो बेसिकली डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो कुछ इसमें देखते हैं, टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो अगर मैं इस डी एक्स को इधर ले जाऊँगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को कैंसिल करेगा क्योंकि वो रिवर्स प्रोसेस में है। तो हमारे को जो फॉर्मूला मिल जाएगा वो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो रिमेनिंग टर्म्स है वही बच जाएगा, वो हो जाएगा साइन एक्स। तो साइन इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स के लिए फॉर्मूला बनता है साइन एक्स। ये इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमने बनाना है। ये इंटीग्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट फॉर्मूला है जिसकी हेल्प हमें लेनी है। अगला देखिए, यहाँ पे भी वही करेंगे, डी एक्स इसके साथ चला जाएगा तो ये बन जाएगा साइन एक्स डी एक्स। और यहाँ पे जब हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ साइन आएगा, ये इसको कैंसिल कर देगा क्योंकि डिफरेंशिएशन को डी से डिनोट करते हैं और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का रिवर्स होता है। और यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा कॉस एक्स। अब यहाँ पे नेगेटिव था तो इस नेगेटिव को यहाँ चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव कॉस एक्स। तो ये दूसरा फॉर्मूला हमारा बनता है साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। थर्ड फॉर्मूला इसी की हेल्प से बनना है। यहाँ पे भी हम इस cos x को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिल गया, जो मिल गया वो हो जाएगा 10x। तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू होती है 10x। इसी तरीके से ये dx इधर आएगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और ये नेगेटिव साइन इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ कॉट एक्स। आते हैं इस dx को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x dx। और यहाँ हमारे पास रह गया सेक एक्स। तो सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा कॉसेक एक्स कॉट एक्स dx। और नेगेटिव साइन को चेंज करेंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये मिल जाएगा नेगेटिव ऑफ कॉसेक एक्स। तो ये सिक्स फॉर्मूले हमारे पास इंटीग्रेशन के बन गए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो ये बेसिकली जो फॉर्मूले बने वो हमारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले का हमने चेंजेस करके बनाया है। इसी के साथ साथ इसमें कुछ और फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हमें पढ़ने को मिलते हैं। जैसे एक स्पेशल केस है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो ये सॉल्व होगा, सॉल्व होने के बाद इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है लॉग बेस ई एक्स। ठीक है, उसी तरह से इंटीग्रेशन ई रेज पावर एक्स इज इक्वल टू इसका वैल्यू होता है ई रेज पावर एक्स। उसी तरीके से इंटीग्रेशन ए रेज पावर एक्स डी एक्स है वो होता है ए रेज पावर एक्स बाई लॉग बेस ई ए। तो ये कुछ लॉग और कुछ स्पेशल फॉर्मूले हैं। तो एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है तो वो है हमारा, सपोज क्वेश्चन है लिमिट v1 टू v2 1/v/dv। इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखो किस तरीके से इंटीग्रेट होगा। ये हमें मालूम है, बेसिक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/x dx। x को x के रिस्पेक्ट में तो ये लॉग बेस ई एक्स होता है। तो यहाँ पे v को v के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा लॉग बेस ई v। अब हमने लिमिट का कंसेप्ट बताया था। लिमिट का कंसेप्ट जब सॉल्व होता है तो हमें पहले f(x) a टू b हमें सॉल्व करना होता है। तो यहाँ से हमें मालूम है पहले x को रिप्लेस करता है अपर लिमिट fb माइनस fa। तो ये ट्रिक हमें याद रखना है, इसकी हेल्प हमें लेनी है आगे इसको प्रोसीड करने के लिए। तो यहाँ पे लोअर लिमिट v1 है, अपर लिमिट v2 है, तो पहले v को रिप्लेस करेगा v2। तो ये बन जाएगा लॉग बेस ई v2 माइनस लॉग बेस ई v1। तो ये हमारा आगे प्रोसीड होगा लिमिट का कंसेप्ट लगाने के बाद। तो यहाँ पे हमें एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला मिल रहा है। अगर हमने 9th 10th स्टैंडर्ड में
लॉगरिथम हमने ठीक से पढ़ा है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें दिखाई दे रहा है लॉग बेस ई एम माइनस लॉग बेस ई एन, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा लॉग बेस ई एम माइनस लॉग बेस ई एन। तो ये जो होता है फॉर्मूला, इसी को हम कहते हैं लॉग बेस ए एम बाई एन। तो ये एक सबट्रैक्शन का फॉर्मूला है यहाँ पे, तो इसको यूज़ करेंगे, इसकी हेल्प लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको लॉग बेस ई वी टू माइनस लॉग बेस वी वन को लिख सकते हैं लॉग बेस ई वी टू बाई वी वन। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। तो इस तरीके से हमें लॉगरिथम के फॉर्म में इंटीग्रेट करना हम समझ सकते हैं विद लिमिट के कंसेप्ट में। अब यहाँ पे लिमिट के कंसेप्ट में हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पे सी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंसेप्ट यहाँ पे लिमिट नहीं रहता तो हमें सी जो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है उसको ऐड करना था। तो ये भी हमें याद रखना है। अब कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में एक यहाँ पे क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम्स में, उसको भी हम लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन हमारा है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले x को x के रिस्पेक्ट में हमें सॉल्व करना है। तो cos x dx का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट ये होता है sin x। तो ये हो जाएगा sin x बाई फॉर्मूला cos x dx, वी नो द वैल्यू ऑफ दिस इज बाई फॉर्मूले से इसकी वैल्यू हमें मालूम है sin x होता है, और लोअर लिमिट यहाँ पे पाई बाई 2 है, अपर लिमिट पाई है। अगले स्टेप में जब हम लिमिट सॉल्व करेंगे तो x को रिप्लेस करेगा हमारा अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा x साइन पाई माइनस साइन पाई बाई 2, और साइन पाई अब हमें मालूम है पाई मीन्स 180 डिग्री एंड पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री, और 90 की वैल्यू 1 होती है, और साइन 180 हमने पढ़ा है, साइन 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 डिग्री। साइन 180 होता है 0 डिग्री, साइन 180 0 होता है। तो ये अब आगे सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 मीन्स इसकी वैल्यू आएगी -1। तो ये इंटीग्रेशन हमने सॉल्व किया। तो हमें मालूम है साइन पाई जो होता है वो 0 डिग्री होता है, और साइन पाई बाई 2 होता है ये 1 होता है इसका वैल्यू। तो ये हमारा इंटीग्रेशन स्पेशल टाइप है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मेट में। तो ये हमारा बेसिक कैलकुलस का जो सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन, उसको हमने डिस्कस किया बेसिक फॉर्मूले की हेल्प से। अब सपोज हमारे पास एक और फॉर्मूला इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं कि सपोज हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट का एक फॉर्मूला बनता है कि सपोज हमारे पास इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स, अगर ये u फर्स्ट फंक्शन है सपोज और ये v सेकेंड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो ये होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन नेगेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और इसका भी इंटीग्रेशन। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। जब हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट समझना होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये स्पेशल फॉर्मूला है, तो हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे हमें फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट फंक्शन सपोज हमारे पास u है, v सेकेंड फंक्शन है, इसका इंटीग्रेट करना है। तो स्पेशल फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट t बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इन dx। इसकी हेल्प से हमें सपोज हमारे पास क्वेश्चन है x इंटू, अब हमारे पास कोई क्वेश्चन है x cos x dx, इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो कैसे इसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इसको हमने ले लिया फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा है सेकंड फंक्शन। तो इसको हम फॉर्मूले के हेल्प से बाय फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको हम सॉल्व करेंगे इस मेथड से। तो अब सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो फॉर्मूले में जब हम इसको रखेंगे तो
अब हमारा जो क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। हमारे पास क्वेश्चन है आई इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट फंक्शन हमारा सपोज एक्स है, सेकंड कॉस एक्स है, तो फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, और ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन नेगेटिव माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स कॉस एक्स डी एक्स। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है इंटू डी एक्स। अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं और फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स होता है साइन एक्स, तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होती है क्योंकि सेम फंक्शन सेम रिस्पेक्ट 1 होता है, हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले में। और कॉस एक्स इंटू डी एक्स अगेन हो जाएगा साइन एक्स। तो अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू एक्स साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, और साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है नेगेटिव ऑफ कॉस एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा आई इक्वल टू एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का होता है नेगेटिव कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ कॉस एक्स। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर रहेगा और ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड से सॉल्व हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे कंटिन्यू हम अपना टिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। By now, we are well acquainted with the idea of differentiation and integration. We know that the derivative of a function tells us its instantaneous rate of change, and the integral of a function tells us the area under its graph. We can see that these two ideas were developed to tackle two different kinds of problems. But it turns out that these ideas are related to each other. In this video, we will see how the process of differentiation and integration are opposite to each other. But wait, there's more. This relation has one major advantage for us. We have seen earlier how to find the integral of a function. First, we divide the area into rectangles. Then we find the sum of the areas of the rectangles. Then, to get the area under the graph, we take the limit of the sum of the areas as the width of the rectangles tends to 0. We can see that this process is a bit lengthy and cumbersome. We can't do this every time. So now we will see that this relation comes to our rescue. It gives us an easier way of finding the integral of the function. So let's get started. Consider a car traveling on a road. We know that the distance traveled by the car and its speed are both functions of time. Let's denote the distance traveled with variable y and the speed with s and the time elapsed with t. Now suppose the distance traveled by the car is this function of time. It's the square of t. Can you tell me what will be the speed of the car at any instant t? We know that the speed at an instant t is the instantaneous rate of change of the distance traveled. So it will be equal to the derivative of the distance function at the instant t. And we have seen earlier that the derivative of this function is equal to 2 times t. So this function will give us the speed of the car at time t. Its graph will look like this. Now to see the relation between differentiation and integration, consider this integral of the speed function. Here t1 is some arbitrary time instant. Let's mark it here on this axis. Can you find the value of this integral? For this, we need to find this area under the graph. But since this is a triangle, we don't even have to use integration here. Notice that at t1, the value of this function is equal to 2 times t1. So the base of this triangle will be equal to t1 and its height will be equal to 2 times t1.
So the area of this triangle will be equal to t1 squared. So we get that this integral from 0 to t1 is equal to t1 squared. But notice that according to this distance function, t1 squared is exactly the distance travelled in time t1. So what does this tell us? We see that the area under this graph tells us the distance travelled by the car. Since t1 is an arbitrary value of time t, this is true for any time instant t. So this integral is the function of time. This is the connection between integration and differentiation. We have a function f of t, and its differentiation gives us this function f prime of t. Now integration of this derived function gives us the function f of t back. So we see that the process of integration and differentiation act opposite to each other. Integration is the reverse of differentiation, and differentiation is the reverse of integration. If you remember, we mentioned earlier that this relation can be used to find the integral of the function easily. Can you think of how we can use the following relation for this? Let's see that in the next part. Now we understand that the process of integration is actually the reverse of differentiation. If we take the integral of the derivative of the function f of t, we get back the function f of t. Take a moment and understand this. Observe this integral. It tells us that for each value of t1, this integral will be equal to the value of the function f of t at t1. For an arbitrary time t1, it's equal to this area under the graph. Now let's see how this relation helps us in finding an integral of a function. Consider this integral of the function 2t between t equal to a and b. Here a and b are just some constant numbers. Let's say they are these numbers on the t-axis. So this integral will be equal to this area under the graph. Now can you tell me what will be the value of this integral? Notice that this area is equal to the difference in the areas between this triangle and this one. Yes, the big triangle minus the small one. We know that the area of this big triangle is equal to this integral from 0 to b. And the area of this triangle is equal to this integral from 0 to a. But now according to this, we don't have to find the value of these integrals. Notice these integrals will be equal to this integral for t1 equal to a and b. So we get the value of this integral is equal to f of b minus f of a. What will this be equal to now? Yes, b squared minus a squared. So we see that using the function f of t, we can easily find any integral of the function f prime of t. Any integral of the derivative of the function will be equal to the difference in the value of the function evaluated at the limits of integration. This result is true in general, and it's called the fundamental theorem of calculus. Now we can use this result to find the integral of a function. Let's see how. So we know the fundamental theorem of calculus. Now consider this function g of x equal to x squared. Let's say we want to find the integral of this function from a to b. Can you tell me how we can use this result to find this integral? Suppose we find a function capital G of x such that its derivative is equal to the function g of x. Since we get that the derivative of capital G of x is equal to g of x, we can see that the integral of this function will be equal to this integral. Now notice that we can apply this result here. We will get the integral of g of x to be equal to capital G of b minus capital G of a. So we can see that we just have to find the function capital G of x.
This function is such that its derivative is equal to g of x. Can you find this function? Share your thoughts in the comment section below. Such a function, capital G of x, is called the antiderivative or the indefinite integral of the function g of x. In the next video, we will see what this means and also find this function, capital G of x. To stay updated, do subscribe to our channel.